दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट के वीडियोस में हमने हिस्ट्री और कई सारे सब्जेक्ट्स के सवालों को कवर किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं इन दो सब्जेक्ट से, इसलिए इसी वीडियो में इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। देखिए, ये जो सवाल है जोनल रेलवे वाला यानी रेलवे जोन्स वाला और इनके हेडक्वार्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीडीएस में रिसेंटली 2 बार पूछा गया और इनफैक्ट आप देखें तो सीएपीएफ में भी बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और ईपीएफओ में ऑब्वियसली आए हैं। तो यूपीएससी के कई सारी परीक्षाओं में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। सीडीएस की एनालिसिस आप देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, तो वहाँ पे मैंने ये पूरा कवर कर दिया है और मैप से समझा दिया है किस तरीके से सेंट्रल ईस्टर्न बाकी सारी चीज़ें। तो मैप से आप समझेंगे तो काफ़ी आसानी से ये चीज़ें याद रह जाएंगी। वैसे हमसे यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। क्या सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नागपुर में है, ईस्टर्न का कोलकाता, वेस्टर्न का मुंबई, नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बी, सी और डी तो करेक्टली मैच है, बट ए करेक्टली मैच नहीं है। सेंट्रल रेलवे जोन की बात करें तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में देखने को मिलेगा, ना कि नागपुर में। तो ये फर्स्ट गलत है। और ध्यान रखिएगा, खास करके सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सवाल पॉलिटी का है, बट बहुत कम क्वेश्चन है तो यहाँ कवर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 8th शेड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है कि 8th शेड्यूल में कौन शामिल नहीं है। नॉट पूछा जा रहा है डोगरी, भोटी, मैथिली या संथाली। तो देखिए, 4 जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें बाद में ऐड किया गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनमें बोडो है ना कि भोटी, तो इस वजह से बी गलत है और बाकी सभी लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं। किस अमेंडमेंट के तहत, आपको याद है क्या दोस्तों? एक्चुअली 8th शेड्यूल में 3 बार अमेंडमेंट करके लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं। पहला अमेंडमेंट हुआ है 21st में और दूसरा 71st में, और इन दोनों को ऐड करने पे कितना बनेगा, 92nd। तो तीसरा 92nd में। सबसे पहले अगर 21st अमेंडमेंट की बात करें तो किस लैंग्वेज को ऐड किया गया है? 21st अमेंडमेंट में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71st में KMN से आप ध्यान रख सकते हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस हैं। और 92nd की बात करें तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये अमेंडमेंट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। असल में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में भोजपुरी दे दिया जाता है, तो भोजपुरी भी 8th शेड्यूल में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कौन से शामिल नहीं है, बिकॉज नोट करके ही सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। सिमिलर सवाल CAPF 2018 में भी देखने को मिला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद असम बाय द प्रोपोज्ड ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबारी ओवर रिवर ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल या मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मेघालय है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बेहद आसान है। रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इंडिया एक सिग्नेटरी है, ऑब्वियसली सिग्नेटरी है। और अगला स्टेटमेंट है कि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के बारे में है। तो ये बात भी बिल्कुल सरल है, बिकॉज रामसर कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ही मुख्य रूप से है। और तीसरा कहा जा रहा है 76 है रामसर साइट की संख्या। तो ये बात गलत है, जब ये सवाल बना होगा तब तो काफ़ी कम होंगे, वर्तमान में 75 है। ये चेक कर लीजिएगा, काफ़ी तेज़ी से अपडेट हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर हम 3 को हटा दें ऑप्शन से, 1 और 2 ओनली, ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी EPZ स्थापित किया गया 1965 में। तो सही आंसर इसका कांडला है। कांडला में एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, नाम से आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या काम प्रमुख रूप से हो रहा है। और कांडला किस स्टेट के अंदर है? गुजरात में। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बिकॉज कुछ मेजर पोर्ट हैं उनके स्टेट जरूर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए, एन्नोर पोर्ट किस स्टेट के अंदर है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को हैज़ बीन ऑब्जर्विंग February 21 एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000। यानी 2000 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। आगे कहा जा रहा है कि जो आइडिया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करने का, ये किस देश की इनिशिएटिव है?
तो इसका सही आंसर देखिए बांग्लादेश है। और इसी पेपर के कुछ टाइम के बाद जब सिविल सर्विसेज 2021 का पेपर हुआ, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यूनिसेफ के द्वारा डिक्लेयर किया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि डिमांड कि बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज बनाना है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान के द्वारा रेज किया गया। तो देखिए फर्स्ट गलत है, अभी हमने देखा यूनिसेफ नहीं बल्कि यूनेस्को सेलिब्रेट कर रहा है 21 फरवरी को, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन से ही फ्रेम कर लिया गया है। तो यही रीज़न है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब आप सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में जा रहे हैं तो रीसेंट वाले यूपीएससी के जो सवाल हैं, खास करके सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, इनके आप देख करके जाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस है 2 से 3 सवाल एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगे रीसेंट वाले पेपर से। वैसे तो प्रीवियस ईयर के आप अगर 8-10 सालों के कर लेंगे तो कम से कम 20-30 सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निकल करके आते हैं, और वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है सिविल सर्विसेज 2022 की एनालिसिस में। तो अगर फर्स्ट आप हटाएंगे तो ऐसे ही 50% चांसेस हो जाते हैं सही। वैसे सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज बनाना, और इसका कारण भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न यानी जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, उनके बीच किस तरीके से भाषा और बाकी चीज़ों को लेकर के सिचुएशन देखने को मिल रही थी। तो इनमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये भी था कि बांग्ला को एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, बिकॉज बांग्ला जो भाषा थी ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उतनी प्रमुखता से नहीं रखी जा रही थी, इसलिए मेन मुद्दा यहाँ पर डिमांड निकल करके आ रही थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर की मिनिमम और मैक्सिमम एज, तो 18 साल और 40 साल देखने को मिलेगी। 18 साल मिनिमम एज है और 40 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज है अटल पेंशन योजना में ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगी? क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक होगा? क्या सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी सेल्स माइनस कॉस्ट जो गुड्स को खरीदने का कॉस्ट प्राइस लगा वो? क्या सेल्स माइनस परचेजेज होगा? या नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बिकॉज देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, सेल्स में से जब आप घटाएंगे कॉस्ट ऑफ जो गुड सोल्ड है तो प्रॉफिट निकल करके आएगा। दोस्तों स्कीम से ढेर सारे सवाल आते हैं, तो पुरानी स्कीम भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट वाली पुरानी स्कीम होती हैं और ख़ास करके ज़्यादातर सवाल न्यू वाली स्कीम से ही आते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी फेमस स्कीम है। मिनिमम अमाउंट क्या डिपॉजिट किया जा सकता है एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में? तो करेक्ट आंसर इसका 1.5 लाख है। 1.5 लाख एक साल में मैक्सिमम डिपॉजिट किया जा सकता है। दोस्तों इस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे जो इन एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। कुछ लेबर लॉज और बाकी सारी चीज़ों से सवाल है और करंट अफेयर वगैरह थे, तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।